वॉइस वगैरह क्लियर है सबको? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहले बात की जा रही कि भाई सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं। तो सॉल्ट के बारे में आपने डेफिनेशन पहले से पढ़ रखी है कि कैसे बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं सॉल्ट। उसमें एक होगा आपका कैटायन, दूसरा होगा एनायन, और एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो कंपाउंड बनेगा उसको आप क्या बोलोगे? सॉल्ट बोलोगे। तो इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है। एसिडिक पार्ट से एनायनिक पार्ट आ जाएगा, बेसिक पार्ट आ जाएगा कैटायनिक पार्ट, और दोनों मिलके क्या बना लेंगे? सॉल्ट बना लेंगे। जैसे कि NaCl बनता है आपका NaOH, और किसके थ्रू? HCl के थ्रू। वाटर अलग हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट बोल देते हैं। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है Na+, वो कहाँ से आया हुआ है आपका, और इसका जो निगेटिव पार्ट है ये इससे आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। और अगर इसी सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करी जाती है तो हमें एसिड और बेस मिल जाता है। अगर हाइड्रोलिसिस कर दो तो एसिड और बेस मिल जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो सबसे पहले सिंपल सॉल्ट की बात करते हैं। सिंपल सॉल्ट में वन टाइप का आपका पॉजिटिव आयन होगा और वन टाइप का ही निगेटिव आयन होगा। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2CO3 हो गया। इसमें केवल एक ही तरह के, जैसे पॉजिटिव आयन है तो Na+ है, इसमें निगेटिव आयन है तो कार्बोनेट माइनस है। बस एक ही टाइप के पॉजिटिव और निगेटिव आयन होंगे तो उसको सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। दूसरा होता है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होगा कि आपका मोर देन वन टाइप के ले लो आप। पॉजिटिव भी ले सकते हो या मोर देन वन टाइप का आप निगेटिव आयन भी ले सकते हो। दोनों में से कोई हो सकता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग 10th क्लास से पढ़ते हैं CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के अगर कंटेंट देखो आप किससे मिलके बना हुआ है, तो Ca+2 पॉजिटिव आयन तो एक ही तरीके का है, लेकिन अगर निगेटिव आयन की बात करो तो एक OCl- होता है और एक Cl- होता है। मतलब इसमें एनायन दो तरीके के हो गए। और कैटायन कितने टाइप का है? वन टाइप का। इसी तरीके से एक सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। NaNH4 HPO4.4H2O। इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो इसमें हमें मिलता है दो तरीके के, आपको मिलेंगे पॉजिटिव आयन दो तरीके के मिल जाएंगे। एक आपको मिल जाएगा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट में NaNH4 HPO4.4H2O है। तो इसको जब ब्रेक करोगे, जब ये एक्व सोल्यूशन में जाएगा तो Na+ देगा, NH4+ देगा, HPO4- देगा। तो इसका मतलब इसमें दो तरीके के आपके मिल गए, टू टाइप्स के एनायंस मिल गए, कैटायंस मिल गए, और वन टाइप का आपको एनायन मिलेगा। तो ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसमें कि एनायन या कैटायन एक से ज़्यादा टाइप के मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सॉल्ट। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट क्या होता है? कोई भी दो सिंपल सॉल्ट आपने ले लिए, उसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद उसमें इवेपरेशन कराने के बाद आपको दोनों का मिक्सचर मिल जाए, कोई ऐसा सॉल्ट मिल जाए जिसमें दोनों कंबाइंड हो जाएं, और इस कॉम्बिनेशन को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करो तो जितने आयंस इसमें हैं सारे के सारे ये अलग कर दें। मतलब सारे के सारे जो भी कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन अगर देखो तो K+ और SO4- 2 है। इसका कॉम्बिनेशन देखो तो Al+3 और SO4- 2 है। तो जब इससे डबल सॉल्ट जनरेट हो, दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर डबल सॉल्ट जनरेट हो, तो वो डबल सॉल्ट जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो जितने आयंस अलग अलग इसमें थे
सब सेपरेट हो जाए, के प्लस हो गया, Al+3 हो गया, SO4-2 हो गया, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्लियर है बात? जैसे ये जो है आपका, ये है आपका पोटाश एलम, फिटकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है। एक हम लोग पढ़ते हैं, ये किसका फॉर्मूला है? मोहर सॉल्ट, FAS, लैब में इसका बहुत यूज़ किया जाता है, FAS मोहर सॉल्ट बोलते हैं। ये भी एक डबल सॉल्ट है। अमोनियम सल्फेट ऐसे बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4.6H2O फॉर्मूला होता है। लैब में अक्सर कर प्रैक्टिकल वगैरह में पूछता है एग्जामिनर आपसे, FAS का फॉर्मूला बताओ। तो ये भी एक टाइप का डबल सॉल्ट है। जब इसको एक्वा सोल्यूशन में डालोगे तो एक तो अमोनियम आयन मिलेगा, दूसरा सल्फेट, तीसरा आयरन Fe+2 मिलेगा। क्लियर है? ठीक। एक है ये कार्नेलाइट, कार्नेलाइट से क्लोरीन भी निकाली जाती है और कार्नेलाइट से मैग्नीशियम वगैरह भी निकालते हैं, ये और है कार्नेलाइट। तो इसमें KCl MgCl2.6H2O दो सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें K+Cl-Mg+2 मिलेगा। तो कुछ खास बात नहीं थी। अब अपने मुद्दे पे आ जाते हैं हम लोग। ये हमारा है प्राइम चैप्टर, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब है कि कोई ऐसा सॉल्ट है, जैसे मान लो ये A+ है और ये B- है, इसमें एक ऐसा आयन होगा जो कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब वो उस कॉम्प्लेक्स आयन में, अगर आप इसको एक्वा सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हो, सॉल्ट को एक्वा सोल्यूशन बनाते हो इसका, तो एक आपको कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और एक सिंपल आयन मिलेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन में होगा क्या क्या देखते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन की अगर बात करो तो कॉम्प्लेक्स आयन में दो तीन चीज़ें होंगी। जैसे अगर बात की जाए कि आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है, और ये कॉम्प्लेक्स आयन बना कैसे होता है। एक इसमें बीच में होगा सेंट्रल मेटल, इस सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए चारों तरफ से कोई एटम अटैच होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होंगे। ये ग्रुप ऑफ एटम्स या कोई सिंगल एटम ऐसे होंगे जो बीच में सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे, which give electron to Cm and form coordinate bond। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और इस सेंट्रल मेटल के साथ ये जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हुआ है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को दे करके, उसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं लिगेंड। क्लियर है बात इतनी? अब जैसे एक आपका सॉल्ट है K4FeCN होल 6, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब इसको एक्वा सोल्यूशन में तुम डिसॉल्व करोगे तो एक तो सिंपल आयन देगा, ये K+ मिलेगा, और एक हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा जिसको हम लोग ब्रैकेट में शो करते हैं, FeCN होल 6-4, इतना चार्ज आएगा इसके ऊपर। फेरोसाइनाइड आयन बोलेंगे इसको, बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। ये कंपाउंड कभी भी Fe+2 का या Cn- का टेस्ट नहीं देगा, ये किसका देगा? इस आयन का, इस बड़े आयन का टेस्ट देगा। ये कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन में बीच में ये मेटल है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल,
और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से Cn इसके साथ अटैच है। ये जो Cn है साइनाइड, इसको हम बोलेंगे लिगेंड। ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है बात? अब देखो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स और बेटल कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज अ स्पीसीज इन विच बेटल एटम और आयन इज बॉन्डेड बाय डोनेटिंग some electron pairs via coordinate bond and these ions are found to retain their identity in aqueous solution. Hence the original constituent ions lose their identity. अगर आप देखो तो इसमें कौन कौन से आयन है, वैसे अगर कोई देखेगा जिसको कॉम्प्लेक्स का आइडिया नहीं है तो वो बोलेगा पोटेशियम होगा, आयरन होगा, Cn- होगा, ये सारे देंगे। तो आयरन और Cn ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया और एक कॉम्प्लेक्स आयन बना लिया, इसलिए टेस्ट इस आयन का आएगा और इस पोटेशियम का आएगा। इनका इंडिविजुअल टेस्ट हमें नहीं मिलेगा कॉम्प्लेक्स आयन। और कुछ खास बात नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स डू एटलीस्ट कंटेन वन कॉम्प्लेक्स आयन एंड डू नॉट दैट कॉम्प्लेक्स आयन और पार्ट इज ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, देखो अब बात करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी इसमें लिखी हुई है 14112131, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी आयंस मिल रहे हैं वो किस रेशियो में मिल रहे हैं। जैसे ये अगर ब्रेक हुआ तो पोटेशियम आप देख पा रहे हो कि 4 मिला और ये जो फेरोसाइनाइड आयन है ये 1 ही मिला है आपको। ठीक है, तो एक तरीके से अगर बोलो तो आप ये कह सकते हो, अगर इसको 1 मोल लेते हो तो पोटेशियम आयन कितना मोल मिलेगा? 4 मोल। और ये फेरोसाइनाइड 1 मिलेगा तो इसको हम लोग रेशियो के टर्म्स में 4:1 कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। क्लियर? इसी बेसिस पे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। जैसे मान लो हम ये वाला देख लें, है ना, ये वाला देख लें, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हमको मिल सकते हैं। अगर हम अलग एग्जांपल ले लें तो ये रेशियो हमारा अलग अलग आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यही कर दिया हमने K3FeCN6 ये ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे K3 है और ये FeCN6 है, तो यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा ना, यहाँ 3K प्लस आ जाएगा और ये FeCN6 यहाँ पे चार्ज -3 आ गया। क्योंकि आपको पता है सॉल्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा ना टोटल। तो ये देख पा रहे हो कि पोटेशियम एल्कली मेटल है तो +1 में होगा, 3 ये दे रहा है तो इधर -3 ही चार्ज आएगा। इसको हम लोग फेरोसाइनाइड बोलते थे ये वाले को, जिस पे -4 है, और ये वाले को हम बोलते हैं फेरीसाइनाइड। यहाँ पे अगर रेशियो देखो तो 3:1 का आ जाएगा। 3:1 कॉम्प्लेक्स बोलोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस को क्या कहते हैं, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे इसको ही ले लेते हैं, इसको लिया, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसको एक स्फेयर के अंदर इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं और ये पूरा जो होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन स्फेयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अब इसमें होगा क्या क्या? इसमें एक होगा सेंट्रल मेटल और बाकी क्या होंगे? लिगेंड्स। 2 चीजें होती हैं इसमें। इसके बाहर की तरफ जो आयन होगा
उसको हम बोलते हैं कोआयन। क्या बोलते हैं उसको? कोआयन। तो इसमें पोटेशियम काम करेगा कोआयन की तरह, और ये Fe(CN)6 ये वाला जो स्फीयर है ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल है जो इन जनरली डी ब्लॉक की होगी, कभी कभी एफ ब्लॉक की भी होती है, और ये जो ग्रुप ऑफ एटम होगा या सिंगल एटम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे Cl है केवल सिंगल एटम, तो ये ग्रुप ऑफ एटम या सिंगल एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसको हम बोलेंगे लिगेंड। क्लियर? ये इसी को लिख रहे हैं, उसको काउंटर आयन, फ्री आयन, आयनाइजेशन स्फीयर या को आयन भी बोलते हैं। ये वाला जो बाहर वाला है रिमेनिंग पार्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा जो पार्ट है उसको काउंटर आयन, को आयन, फ्री आयन, आयनाइजेशन स्फीयर। फिर उसके बाद देखिए सेंट्रल एटम या आयन की अगर बात करें हम, तो एटम और आयन टू विच बाउंड फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स इन डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि जैसा प्लेन ऑफ पेपर में आपको दिख रहा है ऐसा ही होता है, इसमें भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, इसमें भी शेप की बात करते हैं, किस तरीके से ये अरेंज होते हैं, तो उसका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं किसी भी तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ये जो लिगेंड्स आपके अटैच हैं वो अलग अलग तरीके से अटैच होंगे, किसी कॉम्प्लेक्स में अलग तरीके से, किसी कॉम्प्लेक्स में अलग तरीके से। लिगेंड्स को डिफाइन कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ है, अब इसमें कुछ खास ऐसी बात है नहीं जो मैं आपको बताऊं, जो बताना था वो बता दिया है। ये देखिए, ये ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, Cn-OH, O-2, ये कौन सा लिगेंड है? अगर आप नाम दो इसको तो क्या बोलोगे? O-2। O-2 को पेरोक्साइड बोलोगे या ऑक्साइड बोलोगे? ठीक है, जैसे ये CO3-2 कार्बोनेट हो गया, NO2- हो गया, C2O4- को क्या बोलते हैं? ऑक्जिलेट आयन। ठीक है, नेमिंग में ये ऑक्जिलेट नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, लेकिन है क्या ये? ऑक्जिलेट आयन। ये आपका अमोनिया है, ये आपका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका H2O है, ये NH2 CH2 CH2 NH2, इसको बोलते हैं इथाइलीन डाइएमीन। और ये जो है आपका यहाँ पे नाम लिखा है 1,2 इथाइलीन इथेन डाइएमीन या इथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, ये जो लिगेंड्स हैं ये आपका अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि लिगेंड्स जो लगे हुए हैं, अटैच हैं, वो कितने तरीके के हो सकते हैं, कैसे कैसे काम करेंगे, और उनके लिए लिगेंड्स के लिए एक टर्म यूज किया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। क्या बोल रहे हैं? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब जानते हैं क्या होता है? देखो, डेंटिसिटी से क्या मतलब है, अगर वैसे बोलो तो दांतों से रिलेटेड है ना, ये बोल रहे हैं। लिगेंड जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, और आपको पता है कि लोन पेयर डोनर को हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस एसिड या लुईस बेस? लुईस बेस। इसका मतलब ये कैसे काम करेगा? लुईस बेस की तरह काम करेगा। अब कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन सेंटर्स जनरेट कर रहा है, कहाँ कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसकी बेसिस पे उसकी डिसाइड होती है डेंटिसिटी। ठीक है, जैसे अगर हम Cl- की बात करें, Br- की बात करें, या हम लोग अमोनिया की बात कर लें, या हम लोग बात कर लें H2O की, ठीक है,
तो अगर इनको देखो तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, या हम बात करें अभी जो हमने NH2 CH2 CH2 NH2 इसकी बात करें, तो इसमें बेसिक डिफरेंस हमें कहाँ पे दिख रहा है। अभी ये बताते हैं चिलेटिंग क्या होता है ना। पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब है कि उसमें वन डोनर एटम है। जो आपका लिगेंड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो क्या है, सिंगल एटम, उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर कहीं पे ये इलेक्ट्रॉन डोनर दो एटम्स बन जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइडेंटेट। अगर तीन एटम्स बन जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्राई। चार हो जाएंगे तो टेट्रा। इस तरीके से हम लोग डेंटिसिटी को डिसाइड करते हैं। जैसे फ्लोरीन में आप देखो तो एक ही तो एटम है तो यही देगा इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में भी यही चीज़ है, ब्रोमीन में भी यही चीज़ है। H2O में भी ऑक्सीजन एटम ऐसा है, हाइड्रोजन तो देता नहीं है, ऑक्सीजन ही देता है ना, इसके पास ही लोन पेयर होता है, तो यही एटम देगा। अमोनिया की अगर बात करो तो अमोनिया में भी नाइट्रोजन ही देगा इलेक्ट्रॉन। CN माइनस की बात कर लो, NO2 माइनस की बात कर लो, OH माइनस की बात कर लो, ये O ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो मोनोडेंटेट किसको बोलते हैं, जिसमें केवल एक ही एटम आपका डोनर होता है जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराता है। अब अगर बाइडेंटेट की बात करो तो दो डोनर एटम हो जाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ये वाला कंपाउंड जो बनाया था, इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन दो प्रेजेंट होते हैं और दोनों के पास LP होता है, लोन पेयर होता है, तो ये दोनों दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन। जब दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट। क्लियर। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं EN। बाइडेंटेट का बहुत अच्छा एग्जांपल है इथाइलिन डायमीन, इसको हम बोलते हैं EN। अब ट्राइडेंटेट कैसे होगा, इसी में हम लोग क्या करें अगर हम लोग बना लें, ये भी बाइडेंटेट है, ये ऑक्सिलेट आयन है। ऑक्सिलेट में अगर देखो तो इसको OX-2 भी लिखते हैं या C2O4-2 भी लिखते हैं। इसमें भी जो आपके ऑक्सीजन एटम होंगे जिस पे माइनस चार्ज होगा, दो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा, उस पे लोन पेयर होते हैं, तो एक ये ऑक्सीजन डोनर होगा, एक ये ऑक्सीजन डोनर होगा। दो एटम्स मॉलिक्यूल में ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपके डोनर बनेंगे, तो इसलिए ऑक्सिलेट भी बाइडेंटेट है। क्लियर हो रही है बात। ऐसे ही कार्बोनेट आयन की अगर बात करो तो जिसपे माइनस माइनस चार्ज होगा वो ऑक्सीजन एटम दो हो गए आपके, और वो भी आपके क्या होंगे, दोनों डोनर बन सकते हैं, दोनों लोन पेयर को दे सकते हैं, तो इसको भी बाइडेंटेट बोलते हैं। फिर एक ये है 2,2 बाई पायरिडाइल। 2,2 बाई पायरिडाइल या पिरिडाइल भी बोलते हैं। इसमें क्या है, पिरिडीन की दो रिंग है आपकी, ये यहाँ से अटैच हैं और दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर है, ये दोनों दिया जा सकता है, तो इसलिए इसको भी हम बाइडेंटेट की कैटेगरी में रखें। लिगेंड्स बहुत सारे हैं, हमें वो कर रहे हैं जो NCERT में गिवन है। क्लियर है बात। उसके बाद एक आयन है ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट आयन है। ग्लाइसिन आपने वर्ड कहाँ पे सुना था, कहीं सुना था, प्रोटीन में एमिनो एसिड की बात करी थी ना, तो ये ग्लाइसिनेट आयन है। इसमें भी दो सेंटर्स होते हैं, एक तो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है और एक यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है। तो दो सेंटर्स हैं जहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है और ये दोनों देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट। ऐसे ही एक ये है एसिटाइल एसीटोनेट आयन। एसिटाइल एसीटोनेट आयन, ACAC आयन शॉर्ट में लिखा हुआ है। एसिटाइल का मतलब हो गया CH3CO और एसीटेनेटो का मतलब हो गया ये। इसमें अगर देखो तो कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं,
देखें तो इसमें दो सेंटर्स बनते हैं। वो दो सेंटर्स बनते कैसे हैं? यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, फिर यहाँ डबल है और यहाँ पे सिंगल है और यहाँ निगेटिव चार्ज है। देख पा रहे हो? यही यहाँ पे दिखाया गया है रेजोनेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कभी इधर होगा कभी इधर होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो कभी ये सेंटर भी दे सकता है, कभी ये सेंटर भी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा सकता है, इसलिए इसको भी हम बाइडेंटेट की कैटेगरी में रखते हैं। डेंटिसिटी समझ आ रही है? निकल का टेस्ट जब हम लोग करते हैं लैब में तो एक रिएजेंट यूज़ किया जाता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सम, DMG बोलते हैं। इस DMG में भी दो सेंटर्स बनते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखो, डाई मिथाइल और ग्लाइऑक्साइम बनाया गया। ये बनता कैसे है देखो, ये रिएजेंट देख लेते हैं। ये डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल है, CH3 CO CH3, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग NH2OH से। अभी ग्लूकोज में आपने ये रिएक्शन पढ़ा होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन है, ये पढ़ा है सबने। इससे रिएक्शन जब करवाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बना लेता है और यहाँ पे नीचे भी यही रिएक्शन होता है। तो NOH सीधे सीधे यहाँ पे जा कर के जुड़ जाता है। अब NOH जब ये जुड़ जाता है तो N के पास आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो होता है ये आपके बना सकता है आपका ये आपका दे देता है इलेक्ट्रॉन को और ये बन जाता है बाइडेंटेट। 2 डोनर एटम होते हैं। अब देखो चिलेशन की बात कर रहे थे, ट्राइडेंटेट की बात कर लेते हैं, टेट्राडेंटेट की बात कर लेते हैं। ट्राइडेंटेट का क्या मतलब है? देखो, ट्राई का मतलब है कि 3 ऐसे एटम्स होंगे स्ट्रक्चर में जो आपके लोन पेयर दे सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर देखो तो एक ये NH2 दिखाई दे रहा है, एक इधर ये NH2 दिखाई दे रहा है। भाई नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 5, यही तो कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 3 से इसने बॉन्ड बना लिया, ये 2 हाइड्रोजन से, और एक इधर सिंगल बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर इस पे, एक लोन पेयर इस पे। इस नाइट्रोजन को देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन ये है और एक लोन पेयर इस पे। तो 3 सेंटर्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन दे सकते होंगे। क्लियर है बात? अब ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसका नाम कैसे रखा गया? ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसको हम बोल रहे थे इथाइलिन डाइमीन बोल रहे थे ना। अब इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या किया गया है, 2 इथाइलिन डाइमीन को अगर हम कंबाइंड करा दें इस तरीके से, और यहाँ से तुम क्या करो कि एक NH3 निकाल दो, एक H यहाँ से लेते हुए एक NH3 अगर निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, तो ये स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा क्या, जो ऊपर लिखा हुआ है लिगेंड। ठीक है, तो ये इथाइलिन डायमीन से ही बनाया गया है और इसमें इथाइलिन डायमीन में केवल 2 आपके N थे जो दे सकते थे। यहाँ पे 3 N डेवलप हो गए जो आपके इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसको बना दिया गया क्या, ट्राइडेंटेट। तो इसका नाम होता है डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। एमीन आपके NH2 NH और NH2 ये 3 हो गए, इसलिए नाम हो गया डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। क्लियर है बात? और है कैसा, ट्राइडेंटेट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग टेट्राडेंटेट की। टेट्राडेंटेट कैसे होगा? टेट्राडेंटेट का मतलब होता है कि 4 हो गए इसमें। अब इसमें इसी लिगेंड में देखिए NH2 NH NH NH2 कितने ऐड कर दिए गए, इथाइलिन डायमीन 3 इथाइलिन डायमीन है ना। और यहाँ पे अगर देखो तो सेंटर्स कितने डेवलप हो गए, 1 2
3 और 4। जब ये 4 सेंटर्स डेवलप हो गए जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राडेंटेट। और इसका नाम क्या हो गया? ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन। अब एमीन हो गए 1 2 3 4। क्लियर? अब एक वर्ड बार बार आ रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं चिलेशन। जब तक मोनोडेंटेट था तब तक हमने चिलेशन की बात नहीं की थी। जैसे ही बाइडेंटेट आया वैसे ही एक साथ साथ में एक वर्ड आने लगा चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, चिलेशन का मतलब होता है कि रिंग फॉर्मेशन की बात हो रही है। जैसे ये डाइडेंटेट लिगेंड है या बाइडेंटेट, बात एक ही है, बाई बोलो या डाई बोलो। ये चिलेशन करता है। चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स की रिंग बन जाती है। कैसे? देखो, ये एक कंपाउंड है PtCl2En, ऐसे लिखा हुआ है। En का मतलब एक ही इथाइलिन डायमीन है, तो इथाइलिन डायमीन ये हो गया। ठीक है, इसके साथ PtCl2 अटैच है, मतलब प्लैटिनम तो सेंट्रल मेटल हो गई, और 2 Cl लिगेंड है, और एक आपका इथाइलिन डायमीन लिगेंड है। देख पा रहे हैं? इस स्ट्रक्चर से यही हमें पता लगा कि एक प्लैटिनम, दूसरे आपका 2 Cl लिगेंड और एक इथाइलिन डायमीन। अब ये जब कंबाइंड किए तो कैसे कंबाइंड किए? इस प्लैटिनम को एक तो Cl से मिला, एक इधर Cl से मिला, और एक मिला इथाइलिन डायमीन के दोनों नाइट्रोजन से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। इसको ही घुमा के लिख दिया इन्होंने, CH2 CH2 NH2, इधर NH2। तो एक लोन पेयर ये दे देगा, एक लोन पेयर ये दे देगा, यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ बनेगा, और Cl Cl तो देंगे ही नहीं। अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पे एक रिंग क्रिएट हो गई है, और ये रिंग कितने मेंबर की हो गई? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। यस और नो? सब लोग देख पा रहे? तो कॉम्प्लेक्स में जब इस तरीके का रिंग फॉर्मेशन हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं चिलेशन, और ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं उनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। जो रिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं उनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। जैसे इथाइलिन डायमीन चिलेशन कर सकता है। क्लियर? अब जैसे ट्राइडेंटेट था, टेट्राडेंटेट था, ये भी चिलेशन कर सकता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया PtCl डाई-En। डाई-En का मतलब क्या है कि इथाइलिन डायमीन 2 ले लिए। यहाँ पे देखो, ये Pt है, इससे साफ साफ दिख रहा है एक तो Cl देगा इसको इलेक्ट्रॉन, तो एक Cl अटैच करा दिया, एक ये Cl अटैच करा दिया, पहला मान लो। अब यहाँ पे लिखा हुआ डाई-En मतलब इथाइलिन डायमीन के 2 एटम, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे कैसे दिख रहे हैं देखो, एक ये है CH2, ये NH हो गया, ये NH2, एक इस N सेंटर ने दिया, एक इस N सेंटर ने दिया। देख पा रहे हैं? और फिर इस NH से अगला वाला जो इथाइलिन डायमीन है वो भी अटैच है यहाँ पे, CH2, यहाँ पे NH नहीं होना चाहिए था, यहाँ CH2 आना चाहिए था, CH2 और NH2। तो ये 2 हो गए आपके डाई-इन वाले इथाइलिन डायमीन। एक इस नाइट्रोजन ने दिया, एक इस नाइट्रोजन ने दिया, एक इस नाइट्रोजन ने दिया, और एक ये क्लोरीन ने दिया। तो कितने इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन? कितने लिगेंड? 1 2 3 4 सेंटर्स दे रहे हैं ना। तो 4 सेंटर्स दे रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया आपका? टेट्राडेंटेट बन गया। क्लियर है बात?
तो अगर आपको कहीं पे स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो स्ट्रक्चर से आप पहचान लेंगे कि कितने डेंटेट लिगेंड की बात की गई है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। देखो जैसे यहाँ पे ट्राईइन लिखा हुआ है, यानी इथाइलिन डायमीन के 3 है। अब देखो एक यहाँ पे रखा है CH2 NH NH2। एक अगर देखो CH2 NH NH हो गया। एक अगर देखो यहाँ पे तो CH2 NH और NH2। ठीक है, तो ये आपके हो गए। और इसमें से आपका ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये वाले नाइट्रोजन, 2 NH2 हैं और 2 आपके NH हैं जो PT को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लिगेंड कैसा काम कर रहा है, टेट्राडेंटेट की तरह काम कर रहा है। और रिंग बन रही है, देखो ये रिंग दिखाई दे रही है आप लोग को। कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है इसमें? 5 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है। इसी तरीके से पेंटाडेंटेट भी हो सकता है जिसमें 5 कार्बन, 5 आपके डोनेटिंग एटम दिखाई दे। जैसे यहाँ पे है NH2 है, फिर NH है, फिर NH है, फिर NH है, फिर NH2, बीच में 3 NH हो गए और इधर NH2, और बीच बीच में किसका लगाना है हमें, CH2 को। तो ये पेंटाडेंटेट लिगेंड हो गया। ये भी चिलेशन कर सकता है, इसमें इतने सारे 5 सेंटर्स हैं। एक आयन होता है जिसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। ठीक है, एसीटेट क्या होता है, बेसिकली ये होता है, इसी को तो बोलते हैं एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड से बना हुआ क्या होता है, एसीटेट आयन यही होता है। यस और नो? अब यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं इथाइलिन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। मतलब इथाइलिन डाइएमीन के मॉलिक्यूल के ऊपर 3 एसीटेट लगा दो। तीन एसीटेट आप कैसे लगाओगे? ग्रुप में किसी का मैसेज वगैरह तो नहीं आ रहा है? एक बार देख लो, मेरे पास व्हाट्सएप है नहीं। अपने ग्रुप में कोई क्लास में इन करने के लिए मैसेज। अब देखो इथाइलिन डाइएमीन पे हमें क्या लगाना है, 3 एसीटेट लगाने हैं। ये स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर को समझें। 3 एसीटेट लगाने हैं, तो ये लगेगा कहाँ, इस पे तो अटैच होगा नहीं, इस पे ही अटैच होना है। अब ये CH3COO माइनस है, इसका एक H रिप्लेस होगा और वो H यहाँ से इस H को रिप्लेस करते हुए यहाँ पे अटैच होगा। कैसे? 3 एसीटेट लगाने हैं, तो 2 ये हाइड्रोजन हटा दो और एक तरफ से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो बन जाएगी हमारी बात। इधर से 2 H हटा दिया और इधर से एक H हटा दिया, और 3 एसीटेट वाले इसको जुड़ना है। तो ये कैसे जुड़ेगा, CH2 बना लेगा यहाँ पे, CH2COO माइनस एक अटैच हो गया, दूसरा अटैच कर दो CH2COO माइनस, और तीसरा यहाँ पे अटैच कर दो एक को, CH2COO माइनस। क्लियर है? अब इसको अगर देखो तो लोन पेयर कहाँ कहाँ से मिल सकता है, एक इधर के ऑक्सीजन एटम से, एक इधर से मिलेगा, एक सेंटर यहाँ बनेगा, इलेक्ट्रॉन हमें एक यहाँ मिल सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और नाइट्रोजन तो देता ही है। 5 सेंटर दिख रहे हैं आपको, 2 नाइट्रोजन, 3 एसीटेट वाले। तो आपके ये कैसा बन गया, पेंटाडेंटेट बन गया। क्लियर है बात?
अब नाम से हम कैसे जानेंगे कौन कितना है? इथाइलिन डायमीन में 2 नाइट्रोजन होते हैं, तो ये इससे तो 2 मिलता है, और ट्राई एसीटेट लिखा हुआ है, एक एसीटेट से 1 मिलता है आपका डेंटिसिटी, तो 3 एसीटेट हैं तो आपके 3 हो गए, टोटल में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्लियर है बात? अब इसी को अगर हम टेट्रा कर दें, मतलब ये वाला जो NH था इसके भी H को हटा के एक और लगा दो, तो यहाँ पे नाम इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट की जगह टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। EDTA is most common hexadentate ligand is derived from ethylene diamine टेट्राएसिटिक एसिड से बनता है ये, और इसको हम टेट्रा एसीटेट बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या किया? N इथाइलिन डायमीन का दोनों हाइड्रोजन दोनों तरफ के उड़ा दिए, और 2 ये एसिटिक एसिड इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, एसीटेट आयन नहीं लिखा है, एसिटिक एसिड से ऐड कर दिया, यहाँ से एक एक H हटा करके, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा हेक्साडेंटेट। कैसे? अब लिगेंड जो होगा वो ये होगा, ये तो एसिड लिख दिया मैंने। अभी हम लोग इस चैप्टर का बेसिक पढ़ रहे हैं कि किसको बोलते हैं डेंटिसिटी, ठीक है, और कैसे कैसे वो काम करती है। यहाँ पे एक N भी होगा ना बीच में। सबको क्लियर हो रही है चीज? अब इसमें सेंटर कितने बन गए? 4 तो ये एसीटेट वाले बन गए, टेट्रा एसीटेट वाले, और इथाइलिन डायमीन में 2 सेंटर तो ऐसे ही हैं, तो टोटल में 6 सेंटर्स डेवलप हो गए, इसलिए इसको हेक्साडेंटेट बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है ये, ठीक है, और इससे बनाया जाता है। ये -4 इस पे चार्ज होगा, -4 इस पे चार्ज होगा, 4 अटैच होंगे, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं EDTA -4, और अगर इसके पहले वाले को लिखना था तो इसको हम ऐसे लिखते हैं EDTA, और चार्ज लिख दो इस पर -3 चार्ज है, इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्राई भी यही होता है और टेट्रा भी T से स्टार्ट होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टेट्रा की अगर बात कर रहे हैं तो EDTA के ऊपर -4 चार्ज होगा, और अगर ट्राई की बात कर रहे हैं तो -3 का चार्ज होगा। क्लियर? क्या लिख रहे हैं भाई? एसिड इज नॉट लिगेंड। देखो अभी बताया था ना, इसके पहले एसिड लिखा हुआ था, एसिड का फॉर्मूला, तो वो लिगेंड की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे तो ये COOH में ये तो इलेक्ट्रॉन आपके ये लिगेंड की तरह काम नहीं करेंगे। जब यहाँ से H+ हटता है, एसीटेट बनता है, वो काम करता है आपका लिगेंड की तरह। यही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं। एसिड इज नॉट लिगेंड बट इट्स टेट्रा एनायन is a ligand. It is usually denticity, इसकी usually denticity 6 होती है, but it is sometimes also found to behave as tetradentate ligand. Hence it is called flexidentate. Flexi का मतलब समझ रहे हैं ना, flexibility की बात हो रही है, ठीक है। वैसे तो ये कैसे काम करेगा? इसके पास 6 सेंटर हैं और ये 6 सेंटर से इलेक्ट्रॉन देगा, इससे 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 और इससे इससे, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी ऐसे भी काम करता है कि ये केवल 4 सेंटर से इलेक्ट्रॉन दे, तो इसका मतलब इसका जो डेंसिटी है वो क्या है? फ्लैक्सिबल है। किसी केस में ये 4 शो कर रहा है और किसी केस में किसी कंपाउंड में 6 शो करेगा, तो ये फ्लैक्सिबल होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्लैक्सीडेंटेट। क्लियर? ये वही बात लिखी हुई है। अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर लिगेंड इज फिक्स, इट कैन नॉट बी फ्लैक्सिबल इन सेम कंपाउंड। एक ही कंपाउंड में, अब आप बोलो कि किसी कंपाउंड में
ये EDTA जो है 6 की तरह काम कर रहा है और उसी कंपाउंड में 4 की तरह काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। वो लिगेंड किसी एक कंपाउंड में हो सकता है 6 सेंटर से अपने दे रहा हो इलेक्ट्रॉन, और किसी दूसरे कंपाउंड के साथ किसी और दूसरे सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होकर कोई दूसरा कंपाउंड बनाए, तो वो आपका अलग दे सकता है। तो इससे आपका रीज़न असर्शन से का क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। जो बनते हैं ना क्वेश्चन, ये राइट है वो रॉन्ग है ऐसा करके। तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कंपाउंड में वो दोनों तरीके से बिहेव करेगा। वो किसी कंपाउंड में हेक्सा हो सकता है और किसी में टेट्रा हो सकता है। फ्लेक्सिबल डेंसिटी एक ही कंपाउंड में नहीं देखी जाएगी, अलग अलग कंपाउंड में देखी जाएगी। क्लियर? सबको आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है, समझ आ रहा है? अब ये जो EDT है इसके लिए देखो क्या लिख रहे हैं, हेक्सा है, पेंटा है, टेट्रा है, इस तरीके से काम कर रहा है अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में। जैसे एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखा है क्रोमियम 3OH EDTA-2 का चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे EDTA-2 का मतलब है कि इस पे आपका ये काम करेगा बाई की तरह। CO3 यहाँ पे लिखा हुआ BR EDTA-2, ये देखो लिख रहे हैं, बट इन दिस एंड दिस एज पेंटाडेंटेट एंड PD सेकेंड H2 EDTA एज टेट्राडेंटेट। यहाँ पे तो ये काम कर रहा है टेट्रा की तरह, और यहाँ पे काम कर रहा है ये पेंटा की तरह, ठीक है। चार्ज जीरो क्यों है अगर ये टेट्राडेंटेट है तो? देखो ये कॉम्प्लेक्स ये लिख रहा है ना PD2, ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर लिखी हुई है, ये H2 EDTA और ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कैसा हो सकता है सोचते हैं। PD का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, हाइड्रोजन इसके साथ 2 अटैच होंगे, यही होगा ना। अब EDTA को लगाना है आपको, और ये टेट्राडेंटेट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब इसका होगा 4 सेंटर्स से ये देगा, और 4 से ये कैसे देगा अगर देखें हम, इथाइलिन डायमीन देखो इसका कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि आपका इस तरीके का बने, दिखाती हूँ आपको, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में जरूर बना होगा। PD के कॉम्प्लेक्स जो चिलेटिंग वाले बनते हैं ना, उस तरीके से काम करेगा। ये बना नहीं है क्या? नहीं बना हुआ है इसमें। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना EDTA की, तो इसको बोल रहे हैं EDTA usually act as hexadentate ligand, but in this and in this as pentadentate and in this ये टेट्राडेंटेट की तरह काम कर रहा है। टेट्राडेंटेट का मतलब है कि 4 आपके इथाइलिन डाइएमीन 4 सेंटर्स जो होंगे वो देंगे। तो आप किसको किसको बना सकते हो, इसको अटैच कराना है आपको NH NH
अभी जैसे टेट्रा वाला हमने बनाया था ना, आयन तो यही है। अब 4 सेंटर से करवाना है, तो एक मान लो ये वाला सेंटर दे दे, एक ये दे दे, एक ये दे दे, एक ये दे दे। और पीडी का अगर कॉम्प्लेक्स बन जाए ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है किस तरीके से अटैच होते हैं। या अगर ये रिंग बनाए तो रिंग में भी इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल में तो सीधे सीधे देखो इस तरीके से चीज़ें अटैच होती हैं। ये होता है ना ऑक्टाहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया और ऊपर ऊपर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चर में ये मोनोडेंटेट हो सकते हैं और ये आपके ये भी मोनोडेंटेट हो सकते हैं, या यहाँ पे बाइडेंटेट दो लगा दो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये टेट्राडेंटेट की बात कर रहे हैं तो इसको चिलेट फॉर्म में हमको बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि कैसे जोड़ रहा है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर को इन्होंने जोड़ा है, सल्फेट को जैसे बोला है कहीं मोनो की तरह काम करवा रहे हैं, कहीं बाई की तरह काम करवा रहे हैं। जब सल्फेट को इन्होंने मोनो की तरह जोड़ा है तो ये देखो SO4 ये 4 जो हैं आपके, इसका एक O जो है वो कोबाल्ट को दे रहा है, बाकी अमोनिया है यहाँ पे, ठीक है। और सल्फेट को जब बाइडेंटेट की तरह काम करवा रहे हैं तो सल्फेट आपका बाइडेंटेट की तरह जब काम कर रहा है तो 2 सेंटर्स इसको दे रहे हैं सेंट्रल एटम को, और 2 कोई और अटैच है। इसी तरीके से EDTA में भी इसके 4 सेंटर्स जो होंगे वो PD को देंगे और 2 आपके ये हाइड्रोजन देंगे। इसका मतलब PD को चारों तरफ से 6 सेंटर्स देंगे, 2 हाइड्रोजन और 4 ये EDTA देगा। क्लियर है? इसको ऐड करना पड़ेगा हमको इस तरीके से, जैसे यहाँ PD रख लो और आपका एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ हाइड्रोजन और बाकी आपके ये EDTA को बना के चारों इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कराएगा। अब देखो एक और टर्म है, अभी हमने फ्लैक्सीडेंटेट पढ़ा, अब एक और नया टर्म है, ये बहुत पूछा जाता है, बोर्ड का तो फेवरेट है, एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट का क्या मतलब है? एम्बीडेंटेट का मतलब होता है कि कोई ऐसा लिगेंड जिसमें 2 एटम्स हों, ठीक है। जैसे बाइडेंटेट और एम्बीडेंटेट में अक्सर करके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? देखो बाई का मतलब है कि 2 एटम्स होंगे जो डोनर होंगे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था इथाइलिन डाइएमीन, EN को पढ़ा था, ठीक है। ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन और ये भी दे रहा है, दोनों एक ही टाइम पे दे रहे हैं। MB का मतलब होता है बोथ, तो एम्बीडेंटेट का मतलब है जैसे मान लो ये CN है, ठीक है, CN माइनस है ये वाला साइनाइड। अब क्या हो कि कभी ये N दे रहा हो और कभी इसमें 2 एटम्स हैं, कोई कॉम्प्लेक्स आपको N1 कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा दिखाई दे कि कार्बन डोनेट कर रहा है, डोनर की तरह काम कर रहा है, और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स है, अदर कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपका नाइट्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा है। तो दोनों बातें अलग अलग आपको समझ आई। बाइडेंटेट और एम्बीडेंटेट का मतलब क्या है? बाई का मतलब एक ही टाइम पे ये दोनों एटम्स एक ही कॉम्प्लेक्स में दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन। एम्बीडेंटेट का मतलब है कि किसी कॉम्प्लेक्स में कार्बन दे सकता है और किसी कॉम्प्लेक्स में N दे सकता है, दोनों साथ साथ में इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते किसी सेंट्रल एटम को। MB और बाई का यही डिफरेंस है। सबको क्लियर हुई बात? तो ligands which can ligate through 2 different atoms present in it is called ambidentate। जैसे NO2 माइनस होता है, SCN माइनस होता है। NO2 में कभी नाइट्रोजन दे सकता है, कभी ऑक्सीजन दे सकता है। जब नाइट्रोजन वाला देता है तो उसके नाम में हम लोग N यूज़ करते हैं, नाम लिखते हैं, और जब ऑक्सीजन देता है तो उसको हम लोग O के साथ लिखते हैं।
ऐसे ही इसमें भी कभी नाइट्रोजन दे सकता है, कभी सल्फर दे सकता है, अलग अलग एटम्स, लेकिन एक टाइम पे एक जगह पे नहीं दे सकता। जैसे CN में कभी ये देगा आपका, कभी N देगा इलेक्ट्रॉन। CNO में कभी N देगा, कभी O देगा इलेक्ट्रॉन। NO2 में कभी N देगा आपका इलेक्ट्रॉन और कभी O दे रहा होगा। जब N दे रहा होगा तो इसका नाम जब हम लोग लिखते हैं नेमिंग करते वक्त, तो जब N सेंटर दे रहा हो स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन तो नाइट्राइटो N लिखते हैं, और जब O दे रहा हो तो नाइट्राइटो O लिखते हैं। ये नेमिंग में डिफरेंस आ जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको एम्बीडेंटेट, क्योंकि दो एटम्स ऐसे हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन बाई से डिफरेंस ये है कि एक ही टाइम पे नहीं देंगे, एक ही कॉम्प्लेक्स में दोनों नहीं देंगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में। SCN हो सकता है, NCS, थायोसाइनेटो बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। आइसो में N देगा और थायोसाइनेटो में S देगा। क्लियर? इसके बाद हमें ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत पड़ती है सेंट्रल एटम की। जब नेमिंग हम करते हैं तो हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, और इसको हम लोग रोमन न्यूमरल में लिखते हैं। पहले हमें कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, इसको रोमन न्यूमरल में लिखना पड़ता है। जैसे K4 FeCN होल 6 है, तो आपको पहले नाम लिखना है, तो आयरन की पहले ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी पड़ेगी। पोटेशियम का +1 लेते हैं, आयरन का X मान लो, CN पे -1 चार्ज होता है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +2। क्लियर है बात? अब ये तो सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है। जैसे ये CONH3 होल 6 है, +3। अब NH3 जो होता है, H2O जो होता है, ये सब न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज तो होता नहीं है। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन ये है तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो कोबाल्ट की +3 आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही यहाँ पे अगर निकालोगे NiCl4 और -2 चार्ज है, तो X मान लो। ऑक्सीडेशन नंबर तो सबको निकालने आती है, +6 आ जाएगा। बस इसमें ध्यान रखना है कि किस लिगेंड पे कितना चार्ज है। जैसे ये कार्बोनिल है, ये भी आपका न्यूट्रल है, H2O भी न्यूट्रल है, CN पे -1 होता है, Cl पे -1 होता है, NH3 न्यूट्रल। कहाँ पे, कहाँ +2 आ रहा है? अच्छा, ये -4 आपका इधर चला जाएगा तो +2 आएगा, सही है। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोग निकाल ही लेंगे, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत आ नहीं। +6 क्यों आ रहा है? ये देखो, ये आयन दिया हुआ है आपका NiCl, मैंने इस पे देखा है, NiCl होल 4 -2 है। ठीक है, तो अब इधर -2 था और इधर -4 था, तो -4 उधर जाएगा तो +4 ही तो बनेगा, तो +2 ही तो आएगा निकल पे, है ना। अब ये इन्हीं बातों को लिखा गया है। अब देखो, टाइम बता दो मेरे को। 2:46 हो रहा है, 36। अच्छा देखो, अब हम लोग लिगेंड्स के बारे में हम लोग समझ गए कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, कितने तरीके के लिगेंड्स हो सकते हैं, कौन चिलेशन कर सकता है, कौन चिलेटिंग लिगेंड होगा, कौन चिलेटिंग नहीं होगा, कौन एमबी है, एमबी और बाई में क्या डिफरेंस है। हर्षित आप बताओगे एमबी और बाई में क्या डिफरेंस है, क्या समझा आपने?
कौन बताएगा? आर्ची बताइए, एमबी और बाई में क्या डिफरेंस समझा आपने? हाँ, एक लिगेंड में दो एटम्स ऐसे हों जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, देते हो। हाँ, उसी कॉम्प्लेक्स में, हाँ। एक टाइम पे एक ही देगा। क्लियर है हर्षित? जैसे मान लो बोला था हमने NO2 में एक सेंटर N है, N के पास भी इलेक्ट्रॉन है और O के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मान लो ये PD का कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें NO2 ऐड हो रहा है, तो या तो N देगा और या तो O देगा, दोनों में से एक ही देगा। हो सकता है कि पीटी का कोई कॉम्प्लेक्स इसमें एन दे रहा और पीटी का कोई कॉम्प्लेक्स में NO2 यहाँ पे भी हो, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन डोनेट करता हुआ दिखाई दे। तो मतलब क्या है कि एक ही लिगेंड में दोनों सेंटर्स अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में कभी एक सेंटर दे रहा है कभी दूसरा दे रहा है, तो ऐसे को एमबी बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही कॉम्प्लेक्स में दोनों सेंटर्स दे रहे हैं, जैसा कि इथाइलिन डाइमीन में हम देख रहे थे कि दोनों नाइट्रोजन एक ही कॉम्प्लेक्स में दे करके चिलेशन क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वो है बाइडेंटेट। क्लियर? फ्लैक्सी वो था जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब उसमें सेंटर्स मान लो 6 सेंटर्स हैं उसके पास, और वो कभी 5 दे रहा है कभी 4 दे रहा है कभी 6 से दे रहा है किसी कॉम्प्लेक्स में, तो उसकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल हो गई। ठीक है, वहाँ पे 2 की बात नहीं है, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो गई, 4 है 5 है 6 है, तो अलग अलग है। क्लियर? अब हम लोग बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर पे, मेंस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आइसोमेरिज्म पे, तो नॉमेनक्लेचर के बाद हम लोग आइसोमेरिज्म पे ही आएंगे। पहला टॉपिक है यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, कैसे हम इसका नाम लिखेंगे। तो ऑर्गेनिक में भी हमने सीखा है नाम लिखना, या अगर हम लोग इनऑर्गेनिक में भी बात करें, जैसे सोडियम क्लोराइड का नाम लिखते हैं तो पहले सोडियम का लिखते हैं फिर क्लोराइड का लिखते हैं ना, यही तो बात होती है। पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा जाता है फिर नेगेटिव पार्ट का, यही बात होती है। कैटायन का नेम पहले लिखते हैं फिर एनायन का नेम लिखते हैं, तभी तो इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते। यस। अब इसके भी नॉमेनक्लेचर में जो पहला पार्ट लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा? पॉजिटिव पार्ट का, और जो दूसरा पार्ट लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा? नेगेटिव पार्ट का। अब जैसे मान लो हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स ये है, तो पहले इसका नाम लिखोगे क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, और उसके बाद इसका नाम लिखोगे क्योंकि ये कैटायन है और ये क्या है? एनायन। क्लियर है बात इतनी? अब मान लो हमारे पास कोई वैसा एग्जाम्पल, बुक खुली है तो कोई कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल बोलो ना, मेरे पास बुक नहीं है यहाँ पे। कोई कॉम्प्लेक्स, एक सेकेंड, कोई पेपर का ही उठा लेते हैं। सी कोऑर्डिनेशन कहाँ गया? आज कुछ कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए, हमने बोला था सब लोग प्रेजेंट रहना, पता नहीं क्या करते बच्चे बैठे। हाँ जी। अच्छा, अब बाहर गए हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे मान लो ये है
CONH3 होल 4 Cl2 और ये Cl है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव पार्ट K था और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट माइनस था, तो पहले इसका नाम लिखो फिर इसका नाम लिखो। अब यहाँ पे अगर देखो तो पॉजिटिव पार्ट ये बनेगा कॉम्प्लेक्स वाला और निगेटिव पार्ट ये बनेगा, ठीक है। जब इसको ब्रेक करोगे तो एक ही बात लिख दी हमने, इसको पॉजिटिव लिख दो, इसको नेगेटिव। तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा फिर इसका लिखा जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये पहले से भी सबको पता थी। NaCl में सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते इसको, ठीक। अब एक कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक को बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक एनायनिक कैसे बोलेंगे देखो, कैटायनिक और दूसरे को बोलोगे एनायनिक। कैटायनिक कब बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को, देखो जब भी कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव होगा, कैटायन होगा, तो उसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। और जब कॉम्प्लेक्स आयन आपका एनायन होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा, तो उसको क्या बोलोगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो कैसा है, निगेटिव चार्ज वाला है। क्यों, क्योंकि बाहर ये पोटेशियम दिख रहा है, ये मेटल है, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। तो इसको हम लोग कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, एनायनिक बोलेंगे। यस और नो। और इसके बाद जो हमने एग्जाम्पल लिखा ये CONH3 वाला, इस कॉम्प्लेक्स को अगर देखो तो ये क्लोराइड है तो ये Cl माइनस होगा, ये माइनस है तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है, कैटायन है, तो इसको कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे, कैटायनिक। कैटायनिक एनायनिक समझ गए। तो सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है, क्योंकि दोनों की नेमिंग का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। अब क्या तरीका है, जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स के नेम में सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना होता है। रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ लिगेंड एंड देन दैट ऑफ सेंट्रल एटम। पहले आप लिगेंड का नाम लिखोगे, उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम आएगा। अब ये जो लिगेंड्स हो सकते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे कि आपका नेगेटिव में Cl हो गया, Br माइनस हो गया, F माइनस हो गए। न्यूट्रल में बहुत सारे थे, H2O हो गया, CO हो गया, NH3 हो गए, ठीक है। पॉजिटिव में भी 2-3 है, इनके एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे। जैसे ये सारे निगेटिव हैं, पॉजिटिव वाले कहाँ गए, ये देखो NO प्लस, नाइट्रोसोनियम, पुराने ज़माने में इसको नाइट्रोसाइलियम बोलते थे, अभी इसको नाइट्रोसोनियम नाम देते हैं। N2H5 हाइड्राजीनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, तो ये पॉजिटिव वाले हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल में बहुत सारे आते हैं, डाइऑक्सीजन, ये वो। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, अब आप देख लेना, मेरे ख्याल से जितने लिखे हैं उतने NCERT में भी होंगे। वो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके NCERT में जितने हों पहले उनके आपको नेमिंग याद कर रहे होंगे। क्योंकि क्या है कि जैसे हाइड्रोजन है ना लिखा हुआ, तो उसका हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं हम लोग, थोड़ा अलग तरीके से नाम लिखते हैं, इसलिए हम लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे अगर एनायनिक लिगेंड है, मतलब जिस पे माइनस चार्ज है और वो O के साथ एंड हो रहा है उसका, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है
इसको हम लोग जैसे आइड लिखा है, एट लिखा है, आइट लिखा है, तो उसका जो ये लास्ट वाला ई है इसको हटा दो और ओ लगा दो वहाँ पे। जैसे मान लो H माइनस है तो इसका नाम क्या लिखोगे? हाइड्राइड होगा ये तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। निगेटिव वाला है और लास्ट में क्या आ रहा है? ई, तो इसको हटा दोगे नेम लिखते समय, इसको क्या लिखोगे? हाइड्राइडो। ई को क्या बना दोगे? ओ। जैसे कहीं पे अगर आता है सल्फाइट तो उसको क्या बना दोगे? सल्फेटो। ये देखो हाइड्राइडो, ये वैसे क्या था? हाइड्राइड था। अब ई को हमने हटा दिया, ओ लगा दिया, O-2, ठीक है। ऑक्साइड बोलते हो उसको, यही तो बोलते हो O-2 को, ऑक्साइड। अब ई को हटा दिया, ओ लगा दिया, ऑक्साइडो। ये हाइड्रोक्साइड बोलते हो, हाइड्रोक्साइडो। ये क्लोराइड बोलते हो, ई को हटा दो और क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। O-2 जो होता है वो पर ऑक्साइड होता है ना, ठीक है। तो इसको क्या लिख दिया? ई को हटा दिया, पर ऑक्साइडो। ये O2- सुपर ऑक्साइड होता है तो सुपर ऑक्साइडो। O3- ओजोनाइटो। क्लियर? अब ये नाइट्राइड होता है आयन, तो ई हटाओगे तो नाइट्राइडो। ये N3- होता है एजाइड, तो ई हटाओगे तो एजाइडो। NH2- होता है आपका एमाइड, तो ई हटाओगे तो एमाइडो। NH- जो होता है आपका NH-2, पता नहीं क्यों लिखा है इस पे चार्ज, ये होता है आपका इमाइड, तो ई हटा दोगे तो इमाइडो बन जाएगा। तो कुछ खास नहीं है, बट हाँ आपके लिए सब कुछ नया है तो याद करना पड़ेगा। जैसे साइनाइड है तो साइनाइडो लिख दिया नाम, आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनाइडो, ये साइनेटो है तो साइनेटो, साइनेटो। और इसको ओ लिख रहे हैं या एन लिख रहे हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। जब आपका दिखाई दे कि ऑक्सीजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो साइनेटो ओ, और अगर नाइट्रोजन देगा तो ये एन लिखेंगे। ये एम्बिडेंटेट हो गया। ये नाइट्राइट होता है, इसको नाइट्रो लिख रहे हैं। NO2 को लिखते हैं नाइट्राइटो। एन कब लिखते हैं? जब एन दे रहा हो, और ये अगर ऐसे लिखा हो ONO तो नाइट्राइटो ओ। एसीटेट, एसीटेटो। नाइट्रेट, नाइट्रेटो। ये थायोसल्फाइट होता है, थायोसल्फेटो। ये सल्फेट होता है, इसको सल्फेटो ही लिखा है, और इसको सल्फाइट होता है, सल्फाइटो। क्लियर? अब आप बोलेंगे ये तो नाम लिखे हुए मैम पढ़ के बता रही हैं बस, इसमें कुछ खास है नहीं। जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइट बोलते हैं इसको, HSO3- को। ITE होता है, तो लास्ट में ई है, बस ई को क्या करो? ओ बना दो, बाकी नाम हो जाएगा। ठीक है। ये DMG है। आज जी कुछ कह रहे हो? टाइम क्या हो गया? आज की क्लास ऑफ कर दिया।